हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि यूनिट और डायमेंशन का पूरा जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब उससे रिलेटेड हम लोग उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और एससी वर्मा बुक का कुछ न्यूमेरिकल है जो हम लिखे हुए हैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड। देखिए, एक चीज जान लीजिए, जो स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है उनको टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है। पहले ही हम कहें कि यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम तभी बनेगा जब आप फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। अब जो स्टूडेंट 10th से 11th में आए हैं वे विद्यार्थी को तो वो टर्म ही नहीं सुने हैं। पहले जो अभी अभी 10th से 11th में आए जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो तो अभी वो फिजिकल टर्म ही नहीं सुने होंगे, जैसे कि कैपेसिटेंस है ना, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये वर्ड ही नहीं सुने हैं तो उसके बारे में उनको नॉलेज कहाँ से आएगा, है ना। तो जब नॉलेज नहीं आएगा तो उनको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन जो हम वर्ड यूज किए परमिएबिलिटी या परमिटिविटी, ये सब 12th क्लास के चैप्टर में वर्ड यूज होता है। कैपेसिटेंस 12th क्लास के चैप्टर में यूज होता है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी 12th क्लास के चैप्टर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रत्येक चैप्टर में आएगा, है ना। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड चैप्टर में आपको मिलेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो जितने चैप्टर आपको 11th और 12th मिलाकर पढ़ने हैं सभी चैप्टर में समझिए कि सबसे पहला लेक्चर उस चैप्टर का जब फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कस करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आएगा। और जान लीजिए जब यूनिट एंड डायमेंशन अभी खत्म करेंगे तो स्केलर एंड वेक्टर शुरू करेंगे। तो वहां पर जो भी मान लिया जाए कि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं, तो जब फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे तो फोर्स का ऐसा यूनिट भी आएगा, फोर्स का डायमेंशन भी आएगा और उसका स्केलर या वेक्टर क्या है इसके बारे में जानकारी। तो ये दो चैप्टर, फर्स्ट दो चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर, ये समझिए कि पूरे इंटायर सिलेबस में पढ़ना है ना। तो समझिए कि जब आपको हमेशा ये पढ़ाई होते रहेंगे तो कुछ स्टूडेंट का कहना था सर हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, समझ सब कुछ गए हैं। तो नहीं बनने का यही कारण है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को जानते नहीं हो, है ना। तो एससी वर्मा बुक में पहला चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन है। आपको जो हमने थ्योरी डिस्कस किया है वो थ्योरी को ही केवल कवर करके रखिए। आप इतना ही जानिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहते किसको है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते कौन सा है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है, डिराइव्ड का क्या ऐसा यूनिट डायमेंशन होता है, कैसे डायमेंशनली हम चेक करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है और यूज ऑफ डायमेंशन क्या है। इतना केवल जानिए, थ्योरेटिकली नॉलेज रखिए। जब प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे और जो आपको टेंशन हो रहा था वो टेंशन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपका सारा टेंशन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ, देखिए ये क्वेश्चन है, लगभग 6 क्वेश्चन लिखे हैं जो एसआई का क्वेश्चन एससी वर्मा बुक से है ना। तो इस बुक का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं वो अपने आप को आकलन नहीं कर पाते हैं कि हम कितना पानी में हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कोई डाउट नहीं है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट के पास मेहनत कम करते हैं, देखा हिस्ट्री देखते हुए कि फलना स्टूडेंट ये बुक बना रहा है, वो बुक बना रहा है तो हम भी बनाते हैं बुक। बनाना नहीं है ऐसे स्टूडेंट को, लेकिन अपने दोस्तों, अपने बैचमेट को देखते हुए वो बुक को फॉलो करते हैं और बुक को क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आप अपने अंदर झांकिए कि आप अपने मेहनत कितना करते हैं, कितना % आप अपने समय देते हैं पढ़ाई पर, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैवी किताब, जैसे 10th पास किए एक मोटा सा ग्रंथ टाइप फिजिक्स का किताब ले लेंगे और उनको बाद में लगेगा कि हमको तो समझ में आ ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, कहेंगे कि हमको फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भारी है, हमसे नहीं बनता है, क्योंकि वो शुरुआत में ही हैवी देख लिए, डर गए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। किसी भी टॉपिक को डिस्कस से पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस को सबसे पहले बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो अपने नॉलेज को बढ़ाना है और नॉलेज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, है ना। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से उलझ नहीं जाना है,
है ना। इस चीज का ध्यान रखे कि आपका क्वेश्चन को दुश्मन ना समझकर दोस्त समझना, और दोस्त के साथ किस तरह से आप बातचीत करते, कितना इजी हैंडल करते, उस तरह से आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है सबसे पहले कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो चैप्टर है उसमें आएंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ना है, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। अब जरा सोचिए, जो स्टूडेंट अभी जैसे 9th क्लास में पढ़े थे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद 10th में तो आप पढ़े नहीं, 11th में आप आ गए हैं, तो आप अचानक सोचेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरी तो मेरा बन गया, कंप्लीट है, अब हम इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए, डायमेंशन आप तभी निकाल पाएंगे जब उसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं, और इसका फॉर्मूला से ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है ना। तो हम आज जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कि इसलिए डिस्कस इन क्वेश्चन को कर रहे हैं कि आपको नॉलेज हो जाए कि अगर फॉर्मूला मेरे सामने आ जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन तो चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते। दूसरा चीज, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन किसी का याद नहीं करना, रटना नहीं है। हाँ, इतना हम कहेंगे कि आप ज्यादा फास्ट हो जाएंगे जब आपको डायमेंशन फोर्स का, एनर्जी का, पावर का पता हो। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं, फोर्स व मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर निकाल रहे हैं मास का एम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बटे टाइम, फिर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ऐसे नहीं। आपको एकदम जुबान पर आ जाना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन ml_t-2। तो आप क्या होगा कि आपका नॉलेज फास्ट हो जाएगा, और एग्जाम तो टाइम के भीतर होता है, 3 घंटा का ही पेपर होता है, उसी 3 घंटा में आपको क्वेश्चन को सही सही बनाना है, गलत नहीं सही। तो आप अपने आप के माइंड को फास्ट रखेंगे तब ना। तो ये भी ध्यान रखना है, पढ़ना भी है, और कितना तक याद रखना है वो हमको बता दिए। पावर, एनर्जी, फोर्स, ये सब का डायमेंशन आपके अंदर दिमाग में रखिए। तो देखिए, जब जैसे ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, तो बताइए जी का फॉर्मूला क्या होगा। और फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद इसके टर्म को सभी समझना है कि टर्म क्या है। तो ये टर्म F जो है वो कहलाता है फोर्स। सोचिए, M1 एंड M2 जो है दोनों रिप्रेजेंट करता है मास, दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, और R रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोचिए, F हो गया फोर्स, M हो गया मास, और R हो गया डिस्टेंस। तो बताइए G बराबर क्या लिखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। अब डायमेंशन निकालना था, तो जो ये कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है। तो बताइए फोर्स का डायमेंशन अभी हम क्या बताएं, फोर्स का डायमेंशन बताएं ml_t-2 इंटू आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे नापते हैं, एक लेंथ में, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटा M1 और M2 दोनों क्या है, मास है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कैपिटल M इंटू कैपिटल M, लिख देंगे नहीं, दोनों मास है। तो अब क्या हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर में नीचे हो गया, तो स्क्वायर ऊपर, तो 1 - 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। अब देखिए सिंपली मैथ हो गया, एकदम बेसिक मैथ। जब बेस बराबर हो तो जब गुना करेंगे तो पावर क्या होता है, जुटता है। जैसे कि x के पावर m इंटू x के पावर n रहे तो क्या होता है, x के पावर m प्लस n, और x के पावर m बटा x के पावर n हो तो क्या होता है, x के पावर m माइनस n, यही होता है। तो नीचे गुना में m इंटू m, तो ये m स्क्वायर, ये ऊपर m, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। फिर क्या हो जाएगा, l के पावर 1 है, 2 है, तो l क्यूब,
टी के पावर -2। क्लियर है? तो ये आपका यूनिट डायमेंशन हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? जी का डायमेंशन, सोचिए जी का निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप फॉर्मूला याद होगा, है ना। और दूसरी बात, अगर चैप्टर, कोई स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनको याद करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हर व्यक्ति के स्टूडेंट का माइंड अलग अलग बना है। कोई स्टूडेंट केवल समझ पाता है, याद नहीं कर पाता। कोई स्टूडेंट याद कर पाता है, समझ नहीं पाता। और किसी के पास दोनों होता है, याददाश्त और समझ दोनों। तो ऐसा स्टूडेंट ही ज्यादा अच्छा होता है, समझ के याद करे या याद के करके समझ ले, है ना, ताकि आप रिजल्ट अच्छा ला सके। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फोर्स बराबर जी इंटू मास बटे दोनों मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मिटा देते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आज हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है? वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, ताकि लोगों को लगे जो जरूरतमंद स्टूडेंट है उनकी जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट किया गया। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा लेंथ। बेसिक फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है? फोर्स बटा लेंथ। अब बताइए इसका डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी -2, और लेंथ का डायमेंशन एल से एल कैंसिल, तो एम टी के पावर -2, एम इंटू टी के पावर -2 सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया। ये सब वो डायमेंशन है कि जो जनरली स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो स्टूडेंट से बनता नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन कहां पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो चैप्टर आएगा, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब है, बर्नौलीज थ्योरम, वहां पर ये सब पढ़ते हैं, नॉलेज होगा। ठीक है? फिर उसके बाद कलम रखा जाएगा, कॉपी बंद, किताब बंद, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा थिंकिंग होता है। लेकिन जान ले, ये थिंकिंग नहीं रखना है। सबसे पहला चैप्टर लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है? इसलिए हिम्मत किन्हीं भी विद्यार्थियों को हारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्कोसिटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। तो इसमें क्या होता है? फोर्स बराबर ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी बटा डिस्टेंस। फोर्स बराबर क्या होता है? ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी बटा डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। और ये ईटा जो है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू, छोड़िए माइनस प्लस हटाइए, डिस्टेंस बटे ए, मतलब क्या हो जाएगा? ये फोर्स हो गया एफ, ए क्या हो गया? एरिया, और ये क्या हो गया? वेलोसिटी। ईटा बराबर यही हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस बटे एरिया इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े हम लोग? एम एल टी -2, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा सोचिए, एल इंटू एल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा एम, एल ऊपर चल जाएगा तो एल के पावर -1, और टी के पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर +1, तो -2 और +1 -1। ये आपका डायमेंशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। क्लियर है? फॉर्मूला बेसिक ध्यान रखना, फोर्स बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी बटा डिस्टेंस। अभी तक जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन कर रहे हैं वो सब का सब 11th में पढ़ना है। नेक्स्ट है, ये खत्म हो गया। अब अगला सवाल कहा जा रहा है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी समझना है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिए, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिए, फोर्स को f से रिप्रेजेंट। कहा जा रहा है कि यदि है ना, ये क्या है, यदि चूज एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आप मान लेते हैं तो इस बेसिस पर निकालना है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। मास का क्या डायमेंशन होगा? आप तो पढ़े हैं कि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, अब बाकी जो वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी और फोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह तीनों फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाए तो बताइए डायमेंशन, मास का क्या डायमेंशन होगा। अगर मास को माना जा रहा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो इस हिसाब से आप जरा सोचिए, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स बटा एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फोर्स का एफ लिखा गया। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं जरा बताइए? वेलोसिटी बटा टाइम, यही ना एक्सेलरेशन का होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। तो जरा सोचिए कि एफ वेलोसिटी का डायमेंशन v और टाइम का t, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f इंटू टी इंटू v के पावर -1, f इंटू टी इंटू v के पावर -1। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है ना? समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का 1 मॉडुलस दिया 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको करना है सीजीएस में। इसको किसमें चेंज करना है? सीजीएस में। तो बताइए सीजीएस वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, कन्वर्ट करते हैं। यूज ऑफ डायमेंशन क्या था? यूज ऑफ डायमेंशन से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था? N2 बराबर N1। सॉल्व करें तो फॉर्मूला क्या लिखे थे? N2 बराबर N1 इंटू M1 बट्टा M2 के पावर A, L1 बटा L2 के पावर B, T1 बटा T2 के पावर C, है ना? अब बताइए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इस हिसाब से डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे? M L T -2 को न्यूटन कहते हैं,
और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर। तो क्या बन गया, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये ना हो जाएगा ये डायमेंशन। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं n2 बराबर n1 m1 बट्टे m2 के पावर ए के जगह 1, अब mlt ही तो है, mlt या ए के जगह पर 1 n2 l1 बट्टा l2 के पावर -1 इंटू t1 बट्टा t2 के पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो n1 के जगह क्या लिखेंगे 19 इंटू 10 टू पावर 10 m1 बटा m2 मास का जो रेशियो है ना। तो जरा देखिए ये जो मास ऊपर वाला है ऐसा यूनिट में है, ये 19 इंटू 10 टू पावर 10 सब किसमें है, ऐसा यूनिट में ना है। तो मास ऐसा यूनिट में क्या होता है किलोग्राम, ये 1 kg और हमको निकालना किसमें है सीजीएस यूनिट में, तो ग्राम में 1 ग्राम के पावर 1। लेंथ तो क्या है मीटर, 1 मीटर, और यहां निकालना किसमें आपका सीजीएस यूनिट में, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के पावर -1। और टाइम तो दोनों सेकंड ही सेकंड रहता है, इसको काट दीजिए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। टाइम तो सीजीएस यूनिट और टाइम सेकंड, ऐसा यूनिट में भी टाइम सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19 इंटू 10 टू पावर 10, 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम बट्टे 1 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो 19 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर के पावर -1, ठीक है। तो जरा देखिए फिर क्या हो जाएगा 19 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -2। तो 19 इंटू 10 के पावर 13, 13 में से 2 गया 11, 10 के पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। और ऐसे भी सोचिएगा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है ना। और 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो जरा सोचिए कि 19 गुने 10 के पावर 10 था, न्यूटन को डाइन में बदलेंगे तो 10 के पावर 5, अब मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 19 गुना 10 के पावर 10 और नीचे 10 के पावर 4 ऊपर 10 के पावर 5, तो बच गया 10 के पावर 1 बराबर 19 गुना 10 के पावर 11, है ना। तो जिसको याद रहा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है डाइन, और एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है न्यूटन। तो इस बेसिस पर डायमेंशनली सॉल्व करना था, तो इस बेसिस पर सॉल्व कर दिए डायमेंशनली। और ये आपका जब फॉर्मूला पता था इस हिसाब से 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 19 गुने 10 के पावर 10 न्यूटन था, तो न्यूटन को डाइन में कर 10 के पावर 5 और नीचे था क्या सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर कर तो 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 गुने 100 सॉल्व किए तो आ गया इतना डाइन पर सेंटीमीटर का आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम जो भी डिस्कशन किए यूनिट और डायमेंशन का न्यूमेरिकल, वो सब 11th में पढ़ने वाला था, 11th क्लास का, ठीक है। अब इसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो डिस्कशन होगा वो 12th क्लास का, इसमें लिखा हुआ है तो कभी अपने से लिख देते हैं। सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिट या डायमेंशन पता करना होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब हमको ई का निकालना है डायमेंशन। ई का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। देखिए क्यों हम एफ का डायमेंशन ध्यान में रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि हर जगह एफ आएगा, लगभग फॉर्मूला में एफ आएगा। तो हमको एफ का बेसिक से निकालेंगे मान, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बार बार लिखते लिखते। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। क्यू का डायमेंशन क्या लिखेंगे, आई टी। क्यों लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखिए। आई बराबर क्या लिखते थे, 10th क्लास में पढ़ के सबको आए हैं, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बटा समय। तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आई टी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई टी। तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट किए थे या ए से रिप्रेजेंट किए थे इलेक्ट्रिक करंट को, तो आई इंटू टी, या कोई लिखेंगे ए इंटू टी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट या तो ए से किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पीयर है, तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या है कि दोनों याद रखना है, ए और आई डायमेंशनली। आई टी लिख दिए, तो एम एल टी के पावर 1 ऊपर जाए तो -3 इंटू आई के पावर -1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो गया। अब उसके बाद इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब मैग्नेटिक फील्ड को है तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन में ढेर सारा फॉर्मूला मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि यूनिट और डायमेंशन निकालने में ये भी ध्यान रखना है, सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। 12th क्लास में चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये पढ़ना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। अर्थात वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर, अर्थात जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है उस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है ना। मैग्नेटिक फील्ड का एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू इंटू वी बी इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा का कोई डायमेंशन यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का कोई जो वैल्यू पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या पढ़े थे 1/2, तो 1/2 के साथ कोई यूनिट लगाए थे नहीं। तो साइन के साथ जो साइन थीटा साइन अल्फा जो भी रहे उसका कोई यूनिट नहीं है, और जिसका कोई यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। तो आपका इसमें डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन हो गया, चार्ज हो गया, वी वेलोसिटी हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्यू क्या हो गया, चार्ज, वी हो गया वेलोसिटी, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एफ हो गया फोर्स। अब बताइए बी बराबर क्या लिख देंगे, अब साइन थीटा का कोई वैल्यू नहीं है तो हटा दीजिए साइन थीटा को, हमको डायमेंशन निकालना है, तो बी बराबर क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू भी, एफ बटा क्यू भी। तो बताइए एफ का क्या डायमेंशन होता है, एम एल टी माइनस टू, क्यू का डायमेंशन आई इंटू टी, अब भी का डायमेंशन एल टी -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, एम तो बचेगा ही। अब देखिए यहाँ टी के पावर 1 है, यहाँ टी के पावर -1 है, तो गुना में क्या हो जाएगा 1 -1 0, किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो ये टी से ये टी -1 को भी कैंसिल कर दीजिए। तो अब कौन बचा, एम, ये आई बचा और ये टी बचा। तो एम अगर कहीं कहीं लिखा रहेगा एल के पावर 0 तो एल के पावर 0 लिखिए, तो एल के पावर 0 रखेंगे तो एल के पावर 0 बराबर क्या होगा 1, तो एल के पावर 0 नहीं लिख रहे हैं, तो टी के पावर -2 और आई के पावर -1।
समझ में आया? m t के पावर -2 और i के पावर -1। तो ये इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल टर्म, ये सारा का सारा फिजिकल टर्म कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में। तो सोचिए कि यूनिट एंड डायमेंशन 12th क्लास में है कि नहीं? तो आपको हम ये क्वेश्चन, आज का वीडियो इसलिए बना रहे हैं, आज का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको टेंशन न आए, आपको अंदर विश्वास जगे कि अगर हम फॉर्मूला जान गए तो यूनिट एंड डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ बन जाएगा। एज ए फ्रेशर स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडलाइन मिलना काफी जरूरी होता है, तभी वो फ्यूचर अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मूला जिस प्रकार से हमने अभी अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर Gm1m2 बटे r², जो कि 11th में पढ़े हैं। कौन क्लास में? 11th में। और जैसे ही 12 शुरू होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स के बारे में। वो होगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², वेयर जहां K बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला में क्या अंतर है? यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ G है तो यहाँ K है, यहाँ M1 इंटू M2 है क्योंकि मास से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज से रिलेटेड होता है, तो Q1 इंटू Q2 हो गया। यहाँ पर M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा r²। तो जरा सोचिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा 4 पाई f इंटू r²। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास का जब बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देना होगा, तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है। तो जो स्टूडेंट 11th में यूनिट एंड डायमेंशन को ढंग से नहीं समझे, नहीं पढ़े, तो उनको पूरा इंटायर सिलेबस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता रहेगा। लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से समझिए, कौन फिजिकल क्वांटिटी है, कौन डिराइव्ड क्वांटिटी है, किसका डायमेंशन क्या होता है, किसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये सब अगर जानकारी केवल है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, अगर फॉर्मूला याद हो गया, जैसे फॉर्मूला पढ़े कूलम्ब, तो इस एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट भी आएगा, डायमेंशन भी आएगा। तो जैसे ऐसा डायमेंशन निकाले, जैसे ऐसा यूनिट निकालेंगे, दोनों सेम तरीका से। तो Q1 इंटू Q2 चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है, तो चार्ज का क्या डायमेंशन होता है? IT इंटू IT बटा 4 पाई। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। F का डायमेंशन MLT-2, R दोनों के बीच का डिस्टेंस तो L²। तो क्या लिखेंगे? M के पावर -1, यहाँ L इंटू L², तो L के पावर 3, तो ऊपर चल जाएगा तो L के पावर -3। ठीक है, T के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो T का स्क्वायर, ऑलरेडी ऊपर T का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? T के पावर 4, और ये I इंटू I क्या हो जाएगा? I²। तो M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और I²।
ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। अब कोई बच्चा इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि -1 था कि +1 था, रटा नहीं जाता। यही चीज है इसमें इसको रट नहीं सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे कि फॉर्मूला अगर याद रहेगा, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद रहा तो फॉर्मूले के बेसिस पर ये काम आप करेंगे। आप कोई कहेंगे सर जी हम फॉर्मूला यादें नहीं करेंगे, समझेंगे, तो समझते रहिए, अगर नहीं समझते रहिएगा, लिखे भी नहीं करेगा। अभी समझ में आ गया, बाद में फिर फॉर्मूले नहीं याद है, तो फॉर्मूला तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा ना। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन ये तो याद रखे ना कि चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो लिखा जाएगा चार्ज का समेशन। ठीक है, तो कुछ चीजें समझना भी है, याद भी करना है, दोनों क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो आता है एक्सपीरियंस से, उसका एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसको याद कर लिए, अब उसको अप्लाई करने का आपके अंदर थिंकिंग जो डेवलप करना होगा वो होता है। जितना अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, और जिनके पास ये तीनों आ गया, एक्सप्लेनेशन आपका याद कर लिए, समझ लिए और कहीं अप्लाई कर दिए, ये गुण आ गया, तो समझिए कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए। आपको फ्यूचर में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप जहां भी रहेंगे समझिए कि आप एक चमकता हुआ सितारा ही बनकर रहेंगे। तो हम लोग ने डिस्कस कर दिए ई के बारे में, बी के बारे में, है ना। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यू नॉट के बारे में। म्यू नॉट इसको कहा जाता है फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये कैसे, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, ये पढ़ेंगे। वही आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में बोर्स, ये क्या कहते हैं, बायो सावर्ट का रूल आता है, जिसके तहत हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो उस फॉर्मूला के आधार पर इसको निकाला जाता है ना। या एक चीज और है, जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म के समय में भी इस फॉर्मूला को पढ़ा जाता है। तो मैग्नेटिज्म के समय में, क्योंकि अब जो हम वर्ड यूज करने जा रहे हैं जरा देखिएगा इसको, अभी ये M1 M2 बीच का डिस्टेंस R, तो आपको फॉर्मूला पढ़ते F बराबर G_M1 M2 बटा R²। 11th में ग्रेविटेशन में Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस R, तो जो फॉर्मूला पढ़ेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। मैग्नेटिक डायपोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसका पोल स्ट्रेंथ P1, इसका पोल स्ट्रेंथ P2। ध्यान रहे, पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ P1, इसका पोल स्ट्रेंथ P2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो आप फॉर्म पढ़ेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू P1 इंटू P2 बटा R²। देखिए तो सारा फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अब वर्ड आता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलता है, पोल स्ट्रेंथ, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि म्यू नॉट निकालने के पहले हमको पोल स्ट्रेंथ का भी जानकारी होना चाहिए। मिटा देते हैं इसको। वर्ड क्या बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होता है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर। अब इसके पहले एक और वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है एम इंटू एन इंटू आई इंटू ए, वेयर एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट, और ए हो गया एरिया। तो सोचिए ये जो भी टर्म हम सब यूज कर रहे हैं ये सारा टर्म 12 क्लास के हैं। तो अभी तो आप 10th पास किए, 11th में आए हैं, फ्रेशर हैं, और ये आप जब भी आप यूनिट एंड डायमेंशन कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई होती है यूनिट एंड डायमेंशन, तो आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन, ये सब। तो आप इस वर्ड का तो दूर दूर तक कोई लेना देना रहा नहीं, इससे पहले तो कभी आप सुने नहीं, तो कैसे बनेगा? और जब ये नहीं बनता है तो आपको पहला ही चैप्टर में निराशा जब हाथ लगता है तो लगता है कि हमसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप लोगों के सामने एक आईना प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप लोग पैनिक ना हो, अंदर से टेंशन न ले, और सारा चीज आपका सुचारू रूप से चलेगा। आप अपने मन को समझाइए कि हमको अगर फिजिकल क्वांटिटी का के बारे में पता रहेगा तो हम इजी वे में निकाल देंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? यूनिट लेस। ध्यान रखिए, जिसका यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो यूनिट नहीं है। आई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक एंड ए हो गया एरिया। अब बताइए अगर यूनिट बताया जाए एम का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट एम है, मैग्नेटिक मोमेंट कौन है? एम है। तो क्या हो जाए? आई का ऐसा यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसी पर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर। समझ में आ गया? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा सा एकदम बेसिक चर्चा कर देते हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ P1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ P2 है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही। तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो पोल स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। तभी तो एम्पियर मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका पोल स्ट्रेंथ के बारे में हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हो गया। और हम ये लोग चीज का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 12 क्लास में पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप के बारे में म्यू नोट निकालना होगा, मिटा दे रहे हैं सबको, जैसे ही म्यू नोट के बारे में पढ़ना होगा तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू P1 इंटू P2 बटा आर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लीकेशन बटा पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको म्यू नोट निकालना है, तो म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू 4 पाई बटा P1 इंटू P2 म्यू नोट 4 पाई इंटू आर स्क्वायर ना। म्यू नोट बराबर एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब बटा में कौन आ जाएगा? म्यू नोट P1 इंटू P2। क्लियर है? तो 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, तो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या? एम एल टी माइनस 2 आर। आर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का डायमेंशन एल स्क्वायर बटे पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन क्या बताएं? एम्पियर मीटर। तो एम्पियर को आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे या ए से रिप्रेजेंट करते?
इंटू मीटर, मीटर है तो लेंथ आई इंटू एल, इंटू आई इंटू एल, तो सोचिए कितना आ जाएगा एम, ये एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे इससे कैंसिल, नीचे एल स्क्वायर ऊपर भी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम एल टी माइनस टू आई के पावर माइनस टू, ये म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया। ये किसका डायमेंशन हो गया? म्यू नॉट का, जिसको फ्री स्पेस की प्रोबेबिलिटी परमिएबिलिटी कहा जाता है। 12 क्लास का कॉन्सेप्ट है। मिटा देते हैं। फिर उसके बाद है फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 10th क्लास में, V बराबर W बटा Q, पढ़ते हैं कि नहीं? तो सोचिए कि इस हिसाब से V का क्या डायमेंशन निकलेगा, V का क्या डायमेंशन निकलेगा? V का डायमेंशन क्या लिखेंगे? ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, V बराबर W बटा Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटा चार्ज। तो W का फॉर्मूला क्या, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, और Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा? आई टी। तो डायमेंशन हो गया एम एल टू टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन, ये V का डायमेंशन हो गया। अगर आपको फॉर्मूला पढ़ते हैं V बराबर आई आर, 10th में पढ़े कि नहीं? तो R क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो R का डायमेंशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे? R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई। अब V का डायमेंशन अभी भी क्या लिखे हैं? एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, और करंट है I, तो R का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री, ऊपर चला जाएगा तो I के पावर माइनस टू। समझ में आ रहा है? R का डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार से एक और आपको बता देते हैं, पूछा जाता है, आप 12 क्लास में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, तो Q बराबर होता है CV, जहां C क्या है? कैपेसिटेंस। तो बताइए C का जो डायमेंशन निकालना होगा, C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे V। तो Q का डायमेंशन क्या होगा? I इंटू टी, और V का डायमेंशन हम लोग क्या निकाल चुके हैं? एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा? एम के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो टी के पावर फोर, और आई के पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, यहाँ आई के पावर वन है तो आई का स्क्वायर। सोचिए सी का डायमेंशन हो गया। अब बहुत से क्वेश्चन लोग किन्हीं का असाइनमेंट में देखते हैं, पूछा रहता है आरसी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, जब सोचिए आरसी का डायमेंशन पूछा जाता है, स्टूडेंट समझते आरसी क्या है ना? एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, और यहाँ सी का डायमेंशन हो गया एम माइनस वन एल माइनस टू टी के पावर फोर और आई का पावर टू। सोचिए यहाँ एम के पावर वन है, यहाँ एम के पावर माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा? एम के पावर जीरो। यहाँ एल के पावर टू है, यहाँ एल के पावर माइनस टू है, तो एल के पावर हो जाएगा जीरो। यहाँ टी के पावर माइनस थ्री है, टी के पावर फोर है, तो हो जाएगा टी के पावर वन। आई के पावर माइनस टू, आई के पावर टू, तो हो जाएगा आई के पावर जीरो, और शर्त का आ गया टी, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया? टाइम। तो आप पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में 12 क्लास में ही, तो उस दौरान आपको पूछा जाएगा कि आरसी क्या है। तो आरसी एक टाइम है, एक टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आरसी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा, वो यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम सेकेंड। आरसी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। समझिए? तो एक स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि आरसी के बारे में, इसीलिए आप सोचिए आरसी के बारे में पता करने से पहले आपको भी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो भी का पहले निकाल दिए, फिर आर का निकाल दिए। आर क्या हो गया? रेसिस्टेंस, और सी हो गया कैपेसिटेंस। सी का डायमेंशन निकाल दिए, आर इंटू सी कर दिए, निकल गया। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
अब क्या क्वेश्चन कुछ बचा कि सब बता दिए? सारा क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। सब क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।